हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोल्व करवाऊंगा क्लास 8th का साइंस का जो पेपर आपका 28 अक्टूबर को हुआ था उसका सॉल्यूशन। आपको मैं इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन आपको इस पेपर का करवाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके 3 सेक्शन थे इसमें, ए, बी और सी। तो इन तीनों सेक्शंस को हम देखते हैं। पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, जो होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है उसका नाम है वायरस। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स? वायरस। इसका उत्तर रहेगा वायरस। फोर्स पर यूनिट एरिया, हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रेशर। जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। इसी के पार्ट 3 में देखिए, मैग्नीस ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। देखो, मैग्नीशियम एक मेटल होती है और मेटल की ऑक्साइड की जो नेचर होती है स्टूडेंट्स वो कैसी होती है? बेसिक होती है। ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। उसके बाद में ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? एसिडिक होती है। क्या होती है? एसिडिक। ये आपको लिखना है इसमें, एसिडिक। उसके बाद में 4 वाले पार्ट में देखिए, द प्रेशर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज आल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि हमारी जो बॉडी का जो प्रेशर होता है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ये बात सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, इसमें आएगा आपका ट्रू। ये ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट। उसके बाद में जो और वाले जो पार्ट है, अथवा वाला जो पार्ट है, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं हम? तो इसमें हमें क्या लिखना है कि जो प्रेशर एयर के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, एयर के द्वारा जो एग्जर्ट किया जाता है जो प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब, जो वायु के द्वारा जो दबाव लगाया जाता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। उसके बाद में 5 वाले पार्ट में, इसमें आपको बैक्टीरियम दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैसिलस। ठीक है, ये इसका नाम होता है, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद में 6th वाले पार्ट में देखिए, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। क्या जो स्टेट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट की स्टेट में है तो उसको हम जीरो स्पीड नहीं समझा जाता। क्या ये बात सही है? क्योंकि उसकी तो स्पीड जीरो ही होगी अगर वो रेस्ट में है। तो ये कहता है कि नहीं समझा जाता उसको। तो ये पॉइंट हमारा क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ठीक है, ये फॉल्स रहेगा, ये पॉइंट गलत है ये। उसके बाद में किसी वस्तु की गति, इसका जो अथवा वाला जो पार्ट है, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल और गति, द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसकी स्पीड और डायरेक्शन के द्वारा नहीं दर्शाई जाती? बिल्कुल। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को दर्शाना है तो हमें स्पीड और डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जबकि ये कहता है कि उसके बारे में कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्या रहेगा? ये स्टेटमेंट गलत रहेगी, फॉल्स आएगा इसमें। उसके बाद में स्मॉल पॉक्स हैज़ इराडिकेटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो चेचक होती है वो देश के, हमारे जो विश्व है या हमारे देश के बहुत सारे भागों में ख़त्म हो चुकी है वर्ल्ड के अंदर। तो ये बात सही है, ट्रू है इसका पॉइंट। इसका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद में जो 8th वाला पार्ट है, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। बिल्कुल सही बात है, ट्रू आएगा इसका पॉइंट। उसके बाद में 9th वाले पार्ट में, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करें और उसकी मोशन इस डायरेक्शन में है तो क्या होगी? मोशन तो इस डायरेक्शन में है और फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स लगाने से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। उसके बाद में एंथ्रेक्स रोग मनुष्य एवं मवेशियों में, एंथ्रेक्स डिजीज इज काज्ड बाय इन ह्यूमन्स एंड कैटल्स, किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण होती है बच्चों? बैक्टीरिया के कारण होती है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो इसका उत्तर आएगा 78% के लगभग होती है, ठीक है, लगभग कितनी होती है? 78%। तो ये हमारा इसका उत्तर रहेगा। कोल शोज प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, कोल क्या होता है? एक नॉन मेटल का पार्ट होता है, ठीक है, तो ये एक नॉन मेटल जो होती है वो मेलेबिलिटी का जो आघात वर्धनीयता का जो गुण होता है वो शो नहीं करता। तो इसका मतलब ये नो आएगा, इसमें क्या आएगा? नो आएगा। तो चलिए हमारा सेक्शन ए हो जाता है। अब हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो करेंगे हम, ठीक है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्या उत्तर रहेगा इसका। राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो 2 एग्जाम्पल आपको कैसे देंगे? जिसमें ऐसे एग्जाम्पल देने जिसमें आप जो ये दर्शाते हो कि फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? मूविंग व्हीकल को जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही तो जो व्हीकल होता है वो आपका रुक जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं, जब हम रोड के ऊपर वॉक करते हैं, ठीक है, रोड के ऊपर वॉक करते हैं तो हमारे जो सोल होते हैं शूज के और जो ग्राउंड होता है उसके बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। लाइटिंग मैच स्टिक, जब हम मैच स्टिक जो होती है, माचिस की तीली को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? तीली और उसके जो सरफेस के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो ये एग्जाम्पल हम इसमें कोई 2 लिख देने तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य एग्जाम्पल भी जो आपके याद हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन थर्ड में, राइट नेम एनी 2 ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो राइजोबियम होता है आपका, राइजोबियम, और एक ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये 2 आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं बच्चों, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये इसके 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर क्यों रहती है? वाई डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स मोर या लेस कॉन्स्टेंट इन द एटमोसफियर। तो देखिए आपको पता है कि नाइट्रोजन की जो अमाउंट होती है वो 78% होती है। ये कम ज़्यादा क्यों नहीं होती? ये फिक्स क्यों रहती है? तो इसके पीछे क्या होता है, आपको साइकिल ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन है उसको किस में बदल देते हैं? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देती है, यानी मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है, उनको नाइट्रोजन के कंपाउंड बना देती है। नाइट्रोजन गैस के क्या बना देती है? नाइट्रोजन के कंपाउंड बना देती है। और मिट्टी के अंदर ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड से वापस में किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये नाइट्रोजन वापस किस में चली जाएगी? एटमॉस्फेयर से। यानी एटमॉस्फेयर से किस में चली गई? मिट्टी में नाइट्रोजन बैक्टीरिया ने क्या किया? उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। और फिर मिट्टी के अंदर से जो बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन के कंपाउंड को वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया? नाइट्रोजन में। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। इस कारण से नाइट्रोजन की जो अमाउंट होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है, वायुमंडल में स्थिर रहती है। तो आपको ये एक्सप्लेन करके बताना था। उसके बाद में देखिए, व्हाट डज हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो मेटल हो या नॉन मेटल हो, दोनों अगर बेस के, देखो मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉन मेटल की छोड़ो, मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल जो होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों? बेस होता है। तो क्या बनाएगा? बेस के साथ में हमेशा क्या बनाती है? साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको बताना था इसमें कि जब मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक बेस होता है, उसके साथ में रिएक्शन करता है तो क्या करती है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में लिखना था आपको। उसके बाद में क्वेश्चन 5 में आपको इन डायग्राम्स को देखकर आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। ये डायग्राम किसका है? तो ये क्या है बच्चों?
पेनिसिलिनियम है, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिनियम आपका है ये। और ये क्या होती है कि फंगी होती है, ठीक है, फंगी होती है। क्या होती है बच्चों, फंगी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना था, ये चित्र इसका है पेनिसिलिनियम का, और फंगी है ये। और ये क्या है, अमीबा, ठीक है, ये क्या है आपका, अमीबा है। तो इसके बारे में आपको दोनों डायग्राम जो दे रखे थे इनके नाम लिखने थे आपको। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम बताने हैं। तो 4 सूक्ष्म जीवों के नाम आप इजीली से बता सकते हैं, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करके आपको इनके नाम लिखने थे इसमें। क्वेश्चन 6 में देखिए, टूल्स फॉर कटिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। जो टूल्स होते हैं आपके कोई चीज़ काटने के लिए यूज होती है, जैसे चाकू का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे चाकू है, इसका जो जो किनारा होता है इस साइड में, ये क्या होता है, पैना होता है, शार्प होता है। तो इसके मतलब क्या होता है, आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करना था कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो ये वाला जो एज है इसका, जो ये एरिया इसका अगर कम होगा तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ आसानी से किसी चीज़ को काट सकती है, ठीक है। तो प्रेशर जितना कम है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका एज है, एरिया जितना कम है उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, और वो किसी चीज़ को ईजिली से उसको क्या कर सकता है, कट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था। तो इसमें क्या लिखना था, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर एनी ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखिए इसके जो अथवा वाला पार्ट है ये भी इसी के ऊपर एक्सप्लेन करना है। स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद बोर्ड स्ट्रैप्स। आपके जो बैग होते हैं उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, चौड़ी होती है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो इनका एरिया क्या है, ज़्यादा है, और प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब ये एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ये जो स्ट्रैप्स होते हैं बैग की, ये हमारे कंधों में क्या होगी, नीचे की तरफ नहीं जाएंगी, ये नहीं हमें हमारी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो इस कारण से इनको ब्रॉड स्ट्रैप्स बनाया जाता है बैग्स के। तो ये इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद में 7 क्वेश्चन में देखिए, मैग्नीज, इस अभिक्रिया को पूरा करना है आपको। मैग्नीज जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है, अगर उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनाएगी, H2SO3, और इसका नाम क्या होता है बच्चों, सल्फरस एसिड। क्या होता है, सल्फरस एसिड। तो ये आपको बताना था। उसके बाद में राइट एनी 3 मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को किन तरीके से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो 3 मेथड आपको बताना है। तो आपको एक तो बता सकते हैं कि केमिकल मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड के बारे में बता सकते हैं आप उसको। सेकंड में आप बता सकते हैं कि जैसे कॉमन साल्ट जो मेथड होता है, अपने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ रखा होगा, कॉमन साल्ट, ठीक है। उसके बाद में शुगर, कॉमन साल्ट के अलावा शुगर भी आता है इसमें, ठीक है, और ऑयल एंड विनेगर, ठीक है, इस तरीके से भी आप बचाते हैं। उसके बाद में हम थर्ड लिख सकते हैं इसमें, हीट, हीटिंग से या कोल्ड से, हीट या कोल्ड मेथड से भी हम बचा सकते हैं। जैसे कि दूध है, दूध को हम गर्म कर देंगे तो उसके जीवाणु बैक्टीरिया मर जाएंगे, या कोल्ड यानी फ्रीज में रख सकते हैं हम उसको, तो भी दूध हमारा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार से क्या होता है, कई बार हम पैकिंग करते हैं, जैसे खाने जो चिप्स की थैलियाँ होती हैं तो उसमें हम क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो होते हैं वो पैक करते हैं, उस पैकिंग में नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, तो इससे हमारा फूड क्या होता है, ख़राब होने से बच जाता है। तो ये प्रिजर्वेशन जो मेथड है ये आप इसमें लिखने थे। उसके बाद में देखिए इसका अथवा वाला जो पार्ट है, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, नेम एनी 2 कॉमन केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं द कॉमन केमिकल यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। इसकी हिंदी सुनिए, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी पदार्थ की, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोक दे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल आपको देने हैं। एक तो होता है सोडियम, सोडियम जो कॉमन होता है, बेंजोइट, ठीक है बच्चों, सोडियम बेंजोइट। दूसरा जो होता है
सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, मेटाबाइसल्फेट, ये इसके एग्जाम्पल आपको लिख देने। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये इसके दो एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। तो बच्चों ये जो वीडियो जो है अन्य बच्चों को भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें प्रोत्साहित करें। तो बच्चों इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी इस चैनल पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अन्य अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। तो देखिए 9th के क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करना आपको कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपको इस प्रकार से बनाना था, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एक और दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगे, ठीक है, ये भी टू ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, लेकिन इनमें क्या होता है? फिजिकली कंटैक्ट होता है। क्या होता है? फिजिकली कंटैक्ट होता है। किस में होता है? कंटैक्ट फोर्स में। और इसमें क्या होता है? नहीं होता, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन विच फिजिकली कंटैक्टेड, इन किस में? कंटैक्ट फोर्सेज में। और नॉन कंटैक्टिव फोर्स में क्या होता है? द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन विच नो फिजिकली कंटैक्ट, ठीक है। तो ये इसमें आपको लिखना था। एग्जाम्पल लिख सकते थे आप इसमें, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। और इसमें एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते थे? जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल जो होता है ना, जो चार्ज के बीच में लगता है, वो विद्युत बल। तो ये आप इसके एग्जाम्पल दे सकते थे। और अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई घोड़ा है, गाड़ी को खींच रहा है, तो वो कौन से किसका एग्जाम्पल होगा? कंटैक्ट फोर्स का। जैसे कोई पत्थर है, ऊपर से गिर रहा है, तो वो किसके कारण से गिरता है? ग्रेविटी के कारण, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? नॉन कंटैक्ट फोर्स का। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इनके 3 उदाहरण आपको बताने थे, ठीक है, ये अंतर बताने थे इसमें आपको। उसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें बताने आपको 3 उदाहरण बताने असंपर्क बल के। तो असंपर्क बल के 3 उदाहरण, असंपर्क बल के 3 उदाहरण देखिए यहाँ पर। एक तो मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और एक लिख सकते हैं आप मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ये 3 इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद में 10 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 10 क्वेश्चन जो है देखिए, मेटल पेन्स हैंडल्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक या वुड। आपको पता है कि प्लास्टिक और वुड जो होते हैं वो गर्म नहीं होते, यानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस कारण से क्या होते हैं? उनके हैंडल किससे कवर होते हैं? प्लास्टिक और वुड से। ये रीज़न आपको बताना था। रिंगिंग बेल्स आर नॉट मेड अप ऑफ द वुड, क्योंकि वुड जो होती है वो क्या होती है कि मेटल की कैटेगरी में नहीं आती। और मेटल की क्यों बनी होती है? क्योंकि मेटल जो होती है सोनोरस होती है। क्या होती है बच्चों? सोनोरस, यानी आवाज़ उत्पन्न करती हैं, ठीक है, आवाज़ उत्पन्न करती है, इसलिए वो मेटल की बनी होती है, न कि वो लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी में क्या होता है? कार्बन होता है। तो इस कार्बन क्या होती है कि नॉन मेटल होती है, अधातु होती है, इस कारण से उसका नहीं बनाया जाता। उसके बाद में गुरुत्व बल क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटी क्या होती है। तो ग्रेविटी में इस वाले में आपको क्या लिखना था? द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द अर्थ। कोई जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, यानी अर्थ का जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे, वो क्या कहलाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। वाई डू वी डू नॉट क्रैश अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम वायुमंडलीय दाब के कारण पिचकते क्यों नहीं है? देखो, जैसे ये कोई बंदा है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, और इसके चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी बॉडी के अंदर भी क्या है? प्रेशर है। तो ये वाला जो प्रेशर है इसका मान लेते हैं, इस बंदे का मान लेते हैं PA प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक का PT मान लेते हैं, ठीक है, PT, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों बराबर होने के कारण से ये बंदा क्या होगा? ये इसका प्रेशर और इसका प्रेशर मेंटेन रहता है, और इस कारण से ये पिचकता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर इनसाइड द बॉडी आर इक्वल, सो वी कैन नॉट क्रैश अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसका रीज़न हो जाएगा सही। उसके बाद में आपको नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन,
इसमें आपको बताना है कि ABC बढ़ते हुए दाब क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि किसमें प्रेशर सबसे ज़्यादा है। तो देखिए आपको पता है कि बच्चों प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। अब एरिया सबसे ज़्यादा होगा तो प्रेशर उतना ही कम होगा। तो एरिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका है, तो इसका मतलब इसका प्रेशर सबसे कम होगा और इसका एरिया सबसे कम है, ठीक है, 20 मिलीलीटर क्यूब। तो इसका इसका एरिया जितना कम है तो उतना ही प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका मतलब बी का सबसे ज़्यादा है। फिर किसका है, इससे कम इसका है, सबसे कम इसका, फिर इसका कम ए वाले का, तो फिर ए का होगा और फिर किसका होगा, सी का। तो ये इसका अरेंज इंक्रीजिंग प्रेशर ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मूले के आधार पर इनको एक्सप्लेन करके इस प्रकार से अरेंज करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए ये आपको बोतल दिखाई दे रही है और बोतल से ऐसे पानी छेद कर रखे हैं और पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन द गिवन फिगर डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, व्हाट डज इट इंडिकेट। देखो ये कह रहा है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स, यहाँ पे देखो डिफरेंट स्ट्रीम्स निकल रही हैं, ठीक है। कमिंग आउट होल्स, ये होल्स करके बोतल के अंदर, फॉल एट द सेम डिस्टेंस यानी ये सेम दूरी पे ही क्या हो रहे हैं, ये गिर रहे हैं। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे इंडिकेट ये होता है बच्चों, क्या लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड एक्सर्ट सेम प्रेशर एट सेम डिस्टेंस, कि सेम डिस्टेंस पे जो जितनी ऊपर से जो दूरी होती है उस दूरी पे क्या करते हैं, वो सेम प्रेशर क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या लिखना है, देखो लिक्विड्स एक्सर्ट सेम प्रेशर एट सेम डिस्टेंस, ये इसका उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इसके बाद में क्वेश्चन देखिए इसका 13 वाला देख लीजिए एक बार, ये पढ़ना आपको। और इसके बाद में नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, हमारी शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा प्रोटीन, ठीक है, ए सही रहेगा। आयोडीन परीक्षण किसके लिए किया जाता है, आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है बच्चों, स्टार्च के लिए, ऑप्शन ए सही रहेगा। उसके बाद में द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड क्या होते हैं, स्टार्च भी होता है शुगर भी होता है, यानी ऑप्शन सी बोथ स्टार्च एंड शुगर। क्वेश्चन 14 में देखिए फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, सभी होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका उत्तर, क्या आ जाएगा इसका, डी, ठीक है। उसके बाद में देखिए जनरली प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा इसमें। उसके बाद में राइजोबियम कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म, तो किस में कन्वर्ट करता है, आपको राइजोबियम के बारे में बताना है कि ये क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया, फंगस है। तो ये क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया आ जाएगा इसमें। उसमें अथवा वाले पार्ट में देखिए राइजोबियम्स लिव्स इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट, फलीदार पादपों की जड़ में रहता है, कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जीवाणु। उसके बाद में क्वेश्चन 15 को आपको पढ़ना है, ए बी सी डी और ई, इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। तो आपको देखिए विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आधार पर इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभिक्रिया ए, ठीक है, ये अभिक्रिया ए है, ये अभिक्रिया बी है, रिएक्शन ए बी सी इस प्रकार से है। तो अभिक्रिया ए में परिवर्तन, तो अभिक्रिया ए में इसका उत्तर मैं बता देता हूँ कि अभिक्रिया ए में परिवर्तन होगा बोथ ए एंड बी। देखो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। और कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है नीला होता है, और जब इसको हटा देगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, यानी बोथ ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। जिंक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो देखो इसमें जिंक, कॉपर, आयरन, इन सभी में जिंक अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। उसके बाद में देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, तो देखिए रासायनिक परिवर्तन किस में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, देखो CDE, ठीक है, इनमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉपर जो है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर यहाँ पे आयरन से भी लेस रिएक्टिव है, और आयरन यहाँ जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो इन तीनों में रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्या नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब इस वाले लास्ट वाले क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी रहेगा। तो ये था बच्चों आज की वीडियो का इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। टेक केयर।